वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं रेखी आवर्धन। प्रकाश के यानी कि प्रकाश की अप्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में हम लोग क्लास 10 की बात करें या क्लास 12 की बात करें तो यानी कि इसमें दोनों में आ जाता है आपका रेखी आवर्धन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेखी आवर्धन के बारे में। इसके पहले शुरू करने से पहले हम आपको एक सुविचार बताना चाहेंगे। हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वो है। हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह से वो है। हम चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हम हैं, जिस तरह से हमारा सोच है। तो सोच को बदलो और नज़रिए को बदलो। और हम लोग शुरू करते हैं आज रेखी आवर्धन के बारे में। तो रेखी आवर्धन क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन रेखी आवर्धन इंग्लिश में बोलेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे रेखी आवर्धन को? मैग्निफिकेशन। हम जो है रेखी आवर्धन के डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले रेखी आवर्धन होता क्या है, यानी कि रेखी आवर्धन हमारे वस्तुओं पे यानी कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की जो है लंबाई पे निर्भर करता है, और वस्तु की दूरी पे और वस्तु के जो है यानी प्रतिबिंब की दूरी पे निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग समझते हैं किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे किसी वस्तु क्या होता है, किसी दर्पण के यानी किसी दर्पण के प्रतिबिंब की किसी दर्पण के प्रतिबिंब की किसी दर्पण के प्रतिबिंब की व प्रतिबिंब की लंबाई व प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु के प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखी आवर्धन का डेफिनेशन क्या है, यानी कि किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के हिसाब से, मतलब वस्तु को यानी कि बनाएंगे हम लोग एक अवतल दर्पण। माना कि क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये आपका होता है पोल, और ये आपका होता है फोकल दूरी, और ये आपका होता है केंद्र। ठीक है, और वस्तु कहीं यहाँ पे रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पे रखा गया सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्ता केंद्र और पोल के बीच में। और प्रतिबिंब आपका जो है बनता है, और थोड़ा सा दूरी ले लेते हैं। मान लीजिए अनंत पे रखा गया है। कहाँ पे? वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखा गया है। ठीक है, और प्रतिबिंब हमारा बन रहा है कहाँ पे? फोकस और केंद्र के बीच में। इस तरह से हम आप यहाँ पे क्या समझना है, हमें आवर्धन सीखना है। अब देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक
मतलब कि हमारा ध्रुव से यानी कि पोल से लेकर के वस्तु तक की दूरी को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा क्या प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। क्या बोलता है? प्रतिबिंब की दूरी। अब ये मेरा वस्तु है तो इसको हम कहेंगे वस्तु की लंबाई। क्या बोलेंगे? वस्तु की लंबाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई डियर स्टूडेंट। ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है और मेरा वस्तु है, और ये क्या है? यानी कि ध्रुव से यानी कि पी से लेकर अनंत तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? यू। यानी कि क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब इन्हीं तरीके से हम जो निकालेंगे, आपका फार्मूला क्या होता है प्रतिबिंब का, रेखीय आवर्धन का सब फार्मूला होता है m बराबर, यानी कि रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर, नहीं कि m बराबर हो जाएगा m बराबर वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बटे में सॉरी वस्तु की लंबाई नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई। ये हमारा जो है फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। और हम जो है वस्तु को डिनोट करते हैं ओ से, और प्रतिबिंब को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है ना। यानी कि ये प्रतिबिंब का डिनोटर है आई और इसका जो है ओ। ठीक। और ये क्या है? हमारा प्रति वस्तु की दूरी, और ये हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। अब जो है क्या है? m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तब यहां से निकल करके आ जाता है m बराबर, यानी कि यहां से निकलेगा m बराबर क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? आई, और बटे में वस्तु की लंबाई क्या है? आपका ओ। तो ये आपका फार्मूला निकल करके आ गया, यानी कि आवर्धन का। ठीक है। रेखीय आवर्धन m बराबर आई बटे ओ। और या करके हम इसी में लिखते हैं, या करके लिखते हैं m बराबर, यानी कि m बराबर आपका हो जाता है क्या? यानी कि वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई भी और वस्तु की लंबाई u। आपका ये भी एक आवर्धन निकालने का फार्मूला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखे हैं, यानी कि माइनस आई बटे ओ, चाहे जो भी है, ऐसा कुछ हम नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कब ये जो है धनात्मक होगा और कब ये ऋणात्मक होगा। अब जब ये देखिए आपको जो है 6 तरीके से प्रतिबिंब का बनना सिखाया गया है अवतल दर्पण में। हम किसमें बात करेंगे? पहले अवतल दर्पण में 6 तरीके से जो है प्रतिबिंब का बनना सिखाया गया है। और चिन्ह परिपाटी अगर आप समझ चुके हैं तो उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम समझेंगे अवतल दर्पण में। देखिए जिसकी बात करेंगे अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में ध्रुव से दाहिने की तरफ अगर जब भी आप दूरी मापोगे, यानी कि ध्रुव, यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि प्रकाश के जो, यानी कि किरण के विपरीत दिशा में जब आप मापेंगे तो वहां पे ली जाती है ऋणात्मक, और यानी कि किरण के ही दिशा में अगर मापेंगे तो इसको ली जाती है धनात्मक। तो वहां से हम इस वैल्यू को धनात्मक और ऋणात्मक ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका 6 तरीके से प्रतिबिंब का बनना है, तो 6 तरीके में 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है वास्तविक। क्या बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बने तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी, और वस्तु की लंबाई अगर ऊपर है, देखिए वस्तु वास्तविक बनता है तो यानी कि ऊपर ही रहेगा, वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर ही रहेगा। यानी कि इसकी जो है लंबाई हो ली जाएगी
धनात्मक ली जाएगी। वो लंबाई क्या ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी। और जब इसकी यानी कि उत्तल दर्पण होगा तो जब इधर से हम मापेंगे तो यानी कि जो इसको माप हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस में ली जाएगी। किस में ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। और इसकी भी जब दूरी मापेंगे ना तो इसको भी क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अगर इसमें उत्तल दर्पण की यानी कि 1 से 5 तक की बात अगर करें हम तो आपका क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई धनात्मक और प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक। यानी कि तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका -I/O हो जाएगा। -I/O हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम इससे लेते हैं यानी कि वस्तु की लंबाई से लेते हैं, किससे? वस्तु की दूरियों से लेते हैं। तो वस्तु की दूरी देखिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो छठवां होता है ना, तो छठवां जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो प्रतिबिंब जो है हमारा कहीं यहाँ बनता है और काफी लंबा बनता है। और कैसा बनता है? वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा सीधा हो जाता है। और तब इसमें हम लोग क्या लेंगे? इसको धनात्मक और इसको भी धनात्मक लेंगे। तब ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। यानी कि आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा इस तरीके से। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में आपका दोनों ही क्या होंगे? धनात्मक ही लिए जाएंगे। क्यों धनात्मक लिए जाएंगे? धनात्मक इसलिए लिए जाएंगे कि उसमें जो बनता है आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो वो भी धनात्मक हो जाएगा और ये भी धनात्मक हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑलवेज उत्तल दर्पण में धनात्मक ली जाएंगी। ये रहा आज का मेरा टॉपिक, यानी कि रेखी आवर्धन। एक बात और, मैग्निफिकेशन यानी कि पहला वर्ड क्या है? यम है। पहला वर्ड यम है रेखीय आवर्धन का, इसीलिए यहाँ पे यम लिखा गया, डिनोट किया गया है यम से। आर यू अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। जय श्री राम।